नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी जन्म कुंडली देख करके बिना कुछ विशेष सूत्र लगाए, बिना कोई गुणा गणित किए आप कैसे कुछ निर्णय ले सकते हैं। ग्रहों के भाव और राशियों में स्थिति के अनुसार ही बहुत सारे सूत्रों का निर्धारण आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही रोचक सूत्र बताने वाला हूं। देखिए, कुंडली में अगर शनि की राशि में यानी कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ हो, कुंडली में आपके 11 नंबर की गिनती में कोई ग्रह अकेला बैठा हुआ हो, तो वह ग्रह आपको उस भाव से संबंधित फल की हानि नहीं देता है। इसमें भी एक विशेष सूत्र लागू होगा। चूंकि शनि को आप जानते हैं कि ये न्याय के देवता हैं और यह शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो न्याय के घर में बैठ करके यानी 11 नंबर की जो ये गिनती है, न्याय के घर में बैठ करके कोई भी ग्रह न्याय के देवता के खिलाफ नहीं जाएगा। यानी इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में ही बैठ करके अपराध नहीं करेगा। इस प्रकार से कुंभ राशि में बैठा हुआ हर ग्रह अच्छा फल देगा। सिर्फ शुक्र ग्रह को छोड़ करके, शुक्र ग्रह जो है अगर 12वें भाव में कुंभ राशि पर या मकर राशि पर 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। किसी भी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र का होना जीवन में भोग विलासता लग्जरी को बढ़ाता है, बशर्ते वह शुक्र जो है शनि की राशियों में ना हो, ना ही अपनी नीच राशि 6 नंबर की गिनती में हो। तो शनि सिर्फ 12वें भाव में शनि की राशि में शुक्र को छोड़ दीजिए, शेष अन्य भावों में अगर 11 नंबर की गिनती पर कोई ग्रह है, शनि के घर में है, तो वह व्यक्ति को अशुभ फल देने से बचाता है, अशुभ फल में कमी होती है। दूसरे सूत्र पर चलते हैं। हमारा जीवन है, घरेलू जीवन है, उन चीज़ों से 2 भाव जुड़ते हैं, एक चतुर्थ भाव और एक सप्तम भाव। ये तो हमारा परिवार हो गया और ये हमारी पत्नी हो गई, इसीलिए ये भाव चतुर्थ से चतुर्थ भी होता है। तो यहाँ से पत्नी आती है और यहाँ पे अपना अधिकार जमाती है, मतलब इस भाव को एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार को स्वीकार करती है। तो ये दोनों भाव किसी भी कुंडली में पारिवारिक जीवन में सुख और शांति से जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों भावों में पहली चीज, अगर कोई ग्रह ना हो तो ही अच्छा है, यानी इन भावों में कोई ग्रह ना होना ज्यादा अच्छा है। अगर ग्रह हो भी तो वह शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह हो तो थोड़ा सा ठीक स्थिति है, बल्कि अशुभ ग्रह के बजाय अगर इन दोनों भावों में अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह होते हैं, खासकर अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य और मंगल, तो ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में माहौल गर्मा गर्मी का रहता है। वाद विवाद परिवार में एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं, पारिवारिक माहौल गर्म रहेगा। तो चतुर्थ और सप्तम में कोई ग्रह ना हो तो सबसे अच्छी स्थिति है, या दूसरी अच्छी स्थिति यह है कि चतुर्थ और सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह का होना भी बहुत अच्छा नहीं है, क्रूर ग्रह की अपेक्षा, अशुभ ग्रह क्रूर ग्रह की अपेक्षा तो शुभ ग्रह का होना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति है या तो कोई ग्रह होना या तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो। ये 2 चीजें विशेष रूप से अच्छी हैं चतुर्थ और सप्तम भाव को लेकर के। अब अगला सूत्र है, किसी भी कुंडली में 2 भाव ऐसे होते हैं
जहां पर नीच का ग्रह भी होना ठीक माना जाएगा, इस बात की अपेक्षा कि वहां ग्रह ना हो। कुंडली का जो दसम भाव है और एकादश भाव है, यह खाली ना हो तो बहुत बेहतर है। भले ही कोई नीच का ही ग्रह बैठा हो इसमें, तो वो भी अच्छा है खाली होने के बजाय। किस भाव में? दसम भाव में और एकादश भाव में। और यह भी जान लीजिए, जितने अधिक से अधिक ग्रह दसम और एकादश भाव में बैठ जाएं, इस भाव में 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो, जितने अधिक से अधिक ग्रह इन दोनों भावों में हो, उतना ही अच्छा माना जाएगा आपके जीवन की उन्नति के लिए, सुख साधन के लिए, आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए। जबकि अन्य भावों में अधिक ग्रहों के होने पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत पड़ेगी कि किस राशि में है, किन भावों के स्वामी है, कैसा क्या है। लेकिन दसम और एकादश भाव में अधिक से अधिक ग्रह हो, यह अच्छा है। वो चाहे किसी भी भाव के स्वामी हो, ज्यादा ग्रहों का होना अपने आप में ही उत्तम कर्म योग और धन योग बना देता है। अगला सूत्र, यानी दसम भाव में नीच का ग्रह और एकादश भाव में नीच का ग्रह भी अच्छा है, इस बात की अपेक्षा कि इन भावों में ग्रह ही ना हो। यानी ये दोनों भाव ऐसे हैं कुंडली के जिनमें ग्रहों का होना ज़्यादा अच्छा है, और जितने अधिक से अधिक ग्रह हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगली बात, एकादश भाव जिसे हम लाभ भाव भी बोलते हैं, यह एक ऐसा भाव है कि अगर इस भाव में कोई भी ग्रह होगा, चाहे वह क्रूर ग्रह हो, चाहे वह शुभ ग्रह हो, कोई ग्रह अगर है लाभ भाव में, तो ऐसे व्यक्ति का हाथ पैसे से कभी खाली नहीं रहेगा। अपना पैसा अगर व्यक्ति का खत्म हो गया है, नहीं है, कुछ दिन दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो पता चलेगा कोई ना कोई उधार ही दे करके चला जाएगा। हर समय ऐसे व्यक्ति की आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ मदद करने के लिए कोई ना कोई फाइनेंसर मिलता ही रहता है। यानी यहाँ पे ग्रह है अगर, तो ऐसे व्यक्ति का हाथ जीवन में पैसे से खाली नहीं होगा, भले ही उसके हाथ में उधार का ही पैसा हो, यानी उधारी भी ऐसे व्यक्ति को मिलती ही रहती है। और फिर अपना काम चल गया, अन्य चीजें अच्छी हो गई तो और भी अच्छा है। लेकिन 11वें भाव में ग्रह का होना अच्छा माना जाएगा। इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि 11वें भाव में ग्रह के होने से जरूरत पड़ने पर मदद के लिए लोग मिलते रहते हैं, अन्यथा बहुत सारे लोगों को तो ऐसा हो जाता है कि मदद करने वाले ही नहीं मिलते। तो ये 11वां भाव ये चीज़ लाभ देगा अगर वहाँ पर कोई एक भी ग्रह बैठा हुआ है तो। अगली चीज, अगर दसम भाव में कोई उच्च का ग्रह हो, दसम में कोई उच्च का ग्रह हो, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही एकाध बार, कम से कम एक बार तो होगा ही होगा कि व्यक्ति को अचानक से तरक्की के योग मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अचानक व्यक्ति जो है तरक्की के मार्ग को आगे लेकर के जाएगा। दसम भाव में उच्च का ग्रह होना व्यक्ति को रातों रात जो है कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे देता है तरक्की के लिए। इस सूत्र को भी ध्यान में रखेंगे। अगले सूत्र को मैं बता देता हूं, किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में अकेला राहु ज्यादा अच्छा होता है। अगर राहु किसी भाव में अकेला हो तो ज्यादा अच्छा होगा किसी दूसरे ग्रह के साथ होने के बजाय। अगर यह अकेला राहु केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो विशेष रूप से अच्छा होगा। अगर अकेला राहु केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो और वह राहु शनि, बुध या शुक्र की राशियों में हो तो वह राहु अकेले ही व्यक्ति के जीवन को सुखी और संपन्न बना देता है। भले ही राहु की दशा अच्छी ना गई हो, वह अलग विषय है कि कुंडली में कोई ग्रह अच्छा दिख रहा है, कारक ग्रह हो, अच्छी स्थिति में हो, तो कोई जरूरी नहीं है उसी की ही दशा में आपको सब कुछ मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ग्रह दशा में ही रिजल्ट देता है, हर ग्रह अपना फल, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप अपनी बातों को किसी और से कहलवाते हैं। आपको अपनी पत्नी से कुछ कहना है, सास ससुर से कुछ कहना है, तो स्वयं ना कह करके किसी दूसरे से कह दिए कि उनसे ये चीज़ बता देना, कह देना। तो वैसे ही जानिए कि कोई ग्रह स्वयं अपना फल देगा यह जरूरी नहीं है, वह किसी और ग्रह के माध्यम से भी अपना अच्छा बुरा फल डिलीवर कर सकता है। तो अगर राहु केंद्र या त्रिकोण में, शनि बुध या शुक्र की राशि में हो, यानी अग्नि राशि में ना हो, किस राशि में हो, पृथ्वी राशि में हो या फिर वायु राशियों में राहु बैठा हो केंद्र या त्रिकोण में, तो यह राहु जीवन को सुखी संपन्न बनाने में सक्षम होता है, व्यक्ति को अच्छा फल देता ही देता है। अगला सूत्र बता देते हैं जो आयु से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव आयु से जुड़ा हुआ होता है। हर व्यक्ति की कुंडली में हमेशा कोई ना कोई ग्रह या तो दशा के माध्यम से या तो गोचर के माध्यम से शरीर की हानि करने का प्रयत्न करता रहता है। हर समय व्यक्ति की मृत्यु उसके साथ चलती है। अब यहाँ पे क्या है, दो सूत्र आप जान लीजिए। हर समय व्यक्ति की मृत्यु साथ में ही है। हम हाईवे पे रोज चल रहे हैं, हाईवे पे जैसे ही आपने कदम रखा वहीं तुरंत ही आपकी लाइफ के मरने के और जीने के चांस तुरंत 50-50 हो जाते हैं, यानी मृत्यु हमेशा साथ साथ चलती है। लेकिन अब जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में दीर्घकालिक ग्रह वाले, जो दीर्घकालिक गोचर वाले ग्रह हैं, जैसे राहु, केतु, गुरु और शनि, विशेष रूप से गुरु और शनि, राहु केतु भी बहुत विशेष रूप से लाभदायी नहीं हो पाते हैं। अगर वे अपने मित्र के घर में होंगे तो ही लाभदायी होंगे। विशेष रूप से गुरु और शनि को जानिए। अगर गुरु या शनि अष्टम भाव में हो या इनकी अष्टम भाव पर दृष्टि हो, तो ये दोनों ग्रह व्यक्ति की लाइफ पर पड़ने वाले छोटे छोटे जो डेंजर होते हैं उन डेंजर्स से हमेशा रक्षा करते हैं और बचाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि छोटी सी गलती पर सामने वाले व्यक्ति के साथ में ज़्यादा अनिष्ट हो जाता है, और कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे कि छोटी गलती क्या बड़ी गलतियों को भी करके बच जाते हैं। कभी किसी की सिर्फ लाइफ के लिए ही नहीं, अन्य चीज़ों के लिए भी बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने बड़ी टैक्स चोरी की फिर भी वो बच गया, किसी ने छोटा सा कुछ गड़बड़ किया पकड़ा गया। ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी आप ले सकते हैं। कोई दाम्पत्य जीवन किसी का खराब हो गया, उसने छोटी सी गलती की थी इसलिए, और कुछ लोग हैं बड़ी सी गलती करने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा। मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको लाइफ में मिलेंगे जहां पर बड़ी गलतियों के बावजूद भी व्यक्ति जो है बच जाता है, और छोटी गलती करने के बावजूद भी बहुत से लोगों को समस्याएं आ जाती हैं, चाहे वह लाइफ को लेकर के हो, चाहे फैमिली को लेकर के हो, काम को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो। तो जब भी किसी भी कुंडली में व्यक्ति की कुंडली में लग्न से केंद्र में, यानी लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, लग्न से केंद्र में या लग्नेश जहां पर बैठा है उससे केंद्र में गुरु ग्रह होता है। लग्न से केंद्र में यानी इन चारों घरों में, या लग्नेश जहां बैठा है वहां से पहले चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में गुरु ग्रह बैठा हो, तो ऐसा गुरु व्यक्ति को जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से हमेशा उबार लेता है, ऐन वक्त पर काम आता है और उसे बचा लेता है। जैसे मान लीजिए किसी से विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, मैटर थाना पुलिस तक चला गया, और गुरु अच्छा है, इन स्थितियों में है, तो गुरु लास्ट टाइम पे ब्रेक मारेगा और आपके जीवन की गाड़ी को लड़ने से बचा लेगा। चाहे वह हाईवे पे चलने वाली गाड़ी की बात कर ले, चाहे जीवन के अन्य क्षेत्रों की बात करें।
लास्ट स्टेज में कुछ ना कुछ ऐसी होप आ जाएगी जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ने से बचा लेगी। थाना पुलिस हो गया, मामला पहुंच गया। अब गुरु जो है लगन से केंद्र में है या लग्नेश से केंद्र में है, तो ऐसा गुरु क्या करेगा, लास्ट स्टेज में आपको ज़्यादा कानूनी पचड़े में पड़ने के बजाय उससे निकाल करके लेकर के बाहर चला आ जाएगा। ऐसा गुरु हमेशा लाइफ की भी रक्षा करता है और ऐसा गुरु लाइफ में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का भी निराकरण करता है। अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र है, कोई भी ग्रह जहां बैठा होता है वहां से एक विशेष भाव की रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए कुंडली में आपके शनि चौथे घर में बैठे हुए हैं। मैं बारी बारी सभी ग्रहों का बताऊंगा, पहले मैं शनि से शुरू करूंगा, उल्टे क्रम में चल रहा हूं। कुंडली में आपके शनि जहां कहीं भी बैठा होगा, शनि से जो 11वां घर होगा शनि उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि ज्योतिष में नियम दिया गया है, भावत भावम भी दिया गया है और हर भाव के विश्लेषण के लिए हर भाव को लग्न मानने की भी सलाह दी गई है। तो अगर शनि जहां बैठा है, अगर हम उसे काल पुरुष का लगन मान लेंगे तो शनि से जो एकादश भाव पड़ेगा वहां पर कुंभ राशि पड़ेगी, यानी शनि की मूल त्रिकोण राशि पड़ेगी। काल पुरुष की कुंडली हमेशा कहाँ से चलती है, मेष राशि से शुरू होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे चलती है। तो शनि जहां बैठा है उसको आप काल पुरुष का लग्न मान लीजिए, कहीं भी बैठा हो। तो जहां शनि बैठा है वहां से 11वां भाव देख लीजिए, वहां से 11वें भाव में कोई भी राशि होगी, कोई भी ग्रह लिखा होगा, लेकिन अगर आप डीप में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर काल पुरुष की कुंडली का 11th राशि पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी शनि की मूल त्रिकोण राशि पड़ेगी। यानी कोई भी ग्रह जहां बैठा है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ग्रह चाहे शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, कोई भी ग्रह जहां बैठा है उसी भाव को काल पुरुष की कुंडली के अनुसार घुमाने पर, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार घुमाने पर उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जहां पर आती है उस भाव के लिए ग्रह जो है शुभ फल देता है, उस भाव के फलों को भी प्रदान करता है। अब शनि जैसे यहाँ बैठा है तो लग्न कुंडली से तो यहाँ कोई भी राशि होगी, लेकिन जब हम इसे काल पुरुष की कुंडली मानेंगे भीतरी रूप से तो यहाँ पर कौन सी गिनती पड़ेगी, 1। तो ऐसे जब बढ़ाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि इस भाव में पड़ी, तो शनि इस भाव का रक्षण करेगा। इसी प्रकार से शुक्र के लिए देखते हैं। किसी कुंडली में शुक्र महाराज, मान लीजिए शुक्र यहाँ पर है किसी कुंडली में, तो अब इसे आप काल पुरुष की कुंडली मान लीजिए। यहाँ अगर आप इसे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार रोटेट करेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर पड़ेगा और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है, 7 नंबर, यानी तुला राशि। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जहां शुक्र बैठा है वहां से जो सप्तम भाव पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां शनि बैठा है कुंडली में वहां से जो 11वां भाव पड़ेगा शनि उसकी रक्षा करेगा। शुक्र कुंडली में जहां बैठा होगा वहां से 7th हाउस की रक्षा करेगा। कारण मैंने बता दिया। अब ये सूत्र सब पे लागू होगा, सबकी कुंडली में। आप यही देखिए, शनि जहां बैठा है वहां से 11वें घर की रक्षा करेगा, शुक्र जहां बैठा है वहां से 7वें घर की रक्षा करेगा। गुरु की देख लेते हैं, तो गुरु कुंडली में जहां कहीं भी बैठा होगा, मान लीजिए गुरु यहां पर बैठा हुआ है, तो अब आप इसे काल पुरुष की कुंडली मान लीजिए, यानी यहां पर 1 नंबर, तो यहां 7, 8, 9, तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, धनु राशि। तो गुरु कुंडली में जहां कहीं बैठा होगा वहां से 9th हाउस की रक्षा करेगा। अगर
वह घर कुंडली का अच्छा भाव हुआ तब तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर वह भाव कुंडली का बुरा भाव आ गया, 6, 8, 12 भाव लग्न कुंडली से पड़ा, तब जो है उस भाव से संबंधित तकलीफें भी मिलेंगी ही मिलेंगी। इसी प्रकार से गुरु के बाद में हम देख लेते हैं बुध की। बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? 6 नंबर, कन्या राशि। तो कुंडली में बुध जहां कहीं भी बैठा होगा, वहां से जहां बैठा होगा वहां से जो छठा भाव पड़ेगा उस भाव का भी फल बुध देगा। अगर वह लग्न कुंडली से अच्छा भाव होगा तो आपके लाइफ में इजीनेस बढ़ाएगा, और लग्न कुंडली से वह अगर बुरा भाव होगा तो वह बुरे भाव का भी प्रभाव मिलेगा। अगला सूत्र, बुध के बाद में हम बात करेंगे मंगल की। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? मेष। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मेष ही राशि है। यानी कुंडली में मंगल जहां बैठा होता है, चाहे जिस राशि में ही हो, वहां पर काल पुरुष की मेष राशि भी पड़ती है। यानी मंगल जहां बैठेगा उस भाव में अपनी राशि में होने का भी प्रभाव डालेगा। इसी प्रकार से मंगल के बाद चंद्रमा और सूर्य आते हैं। सूर्य जो है सिंह राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में। वृषभ राशि में 3 अंश तक तो चंद्रमा उच्च का फल देगा, उसके बाद अपनी राशि का फल देगा। तो चंद्रमा जहां कहीं भी कुंडली में बैठा होगा उससे दूसरा भाव, और सूर्य कुंडली में जहां कहीं बैठा होगा उससे 5वें भाव पर भी प्रभाव डालेगा। ये सूत्र आपको याद रखना चाहिए। एक दूसरा सूत्र मैं आपको बता देता हूं, ये सूत्र भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है कुंडली में। किसी भी कुंडली में लग्न में चतुर्थ में शनि का बलवान होना अच्छा नहीं माना जाएगा। खासकर शनि अगर उच्च राशि में हो, तुला राशि पर हो, लग्न में या चतुर्थ में, या फिर इनमें नीच राशि में हो। यानी लग्न में और चतुर्थ भाव में शनि का उच्च होना या नीच होना व्यक्ति के पारिवारिक सुख के लिए अच्छा नहीं होता है। अन्य मामलों में अच्छा होगा, व्यक्ति त्यागी होगा, व्यक्ति समाज में सेवा का भाव रखेगा, समाज अच्छे नज़र से देखेगा। सिर्फ ऐसा शनि कंटक दोष बना देता है जिसके कारण से व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है वहां से कहीं ना कहीं व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा धक्का अवश्य लगता है जो सूल बनकर आजीवन व्यक्ति को परेशान कर सकता है। तो ये कुछ विशेष सूत्र रहे हैं जिसको मैंने आपको समझाया है। इन सूत्रों का आप जो है प्रयोग करिए और देखिए अपनी कुंडली पर इसमें से कौन से सूत्र लागू हो रहे हैं।